कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। दरअसल संजय रॉय अब तक मेन अपराधी बताया जा रहा था जिसने रेप के बाद मर्डर किया था, लेकिन आज क्राइम तक के पास बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है जिससे साफ तौर पर इस केस को नई दिशा मिल सकती है, जिसमें अब पता लगा है कि रेप नहीं बल्कि गैंग रेप किया गया है। संजय रॉय सिर्फ एक अपराधी नहीं, कई और अपराधी भी हो सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे पास क्या क्या तथ्य हैं, सब कुछ बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम में। बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है हमारे पास। और तो और खास तौर पर परिवार का भी यही कहना था शुरू से लेकर अब तक कि इसमें कोई एक शख्स शामिल नहीं हो सकता है। लेकिन वो सारी चीजें क्या थीं और किस तरीके से जो कोलकाता पुलिस बार बार एक अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही है, कहां कहां उनसे चूक हुई, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि सरकारी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब थे वो इस्तीफा दे देते हैं और बकायदा सरकार चुपचाप उनकी पोस्टिंग कर देती है। इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल इस पर भी उठाए जा रहे हैं कि जहां पर क्राइम ऑफ सीन था उसके ठीक बगल में रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव फुटेज है, ऑन ग्राउंड से हमारे पास। वीडियो के अंत तक आप वो भी जानेंगे कि किस तरीके से सीबीआई ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है और कोलकाता पुलिस से केस की डायरी मांगी है। केस की डायरी वो चीज होती है जिसमें साफ तौर पर पहला कि जब पुलिस कहीं किसी मौका वारदात पे जाती है तो उन्हें पहली चीज क्या नजर आती है, क्योंकि कोलकाता पुलिस और जो अस्पताल प्रशासन है वो साफ तौर पर जो अपराधी था उसे बचाने की कोशिश किस तरीके से कर रही थी। क्योंकि पहली लाश को जाके देख के बोलते कि बिल्कुल सामान्य मौत है, लेकिन जब बच्चे चिल्लाते हैं, हंगामा करते हैं, तब जाकर पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है और तब जाकर संजय रॉय जैसा एक घिनौना शैतान उनके कब्जे में आता है। जब किसी भी कोई भी आप घर पे रहते हैं, आप सोचते हैं कि आप घर पे गार्ड रख लेंगे जो हमारी सुरक्षा कर सके, लेकिन उससे भी ज्यादा भरोसा आप एक पुलिस वाले पे करेंगे। और संजय रॉय जो खुद पुलिस का वॉलंटियर है, वो एक अस्पताल में तैनात होता है। मकसद ये कि वो डॉक्टरों की हिफाजत कर सके, उनकी रक्षा कर सके, और कोई भी दिक्कत जब महसूस हो, कोई बड़ा केस आ जाए, तो अस्पताल और पुलिस वाले के बीच में एक कनेक्शन बिठाने के लिए उस शख्स को वहां पर रखा गया था। लेकिन सोचिए कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और एक ऐसा शैतान बने जिसकी हैवानियत हर कोई जो भी सुन रहा है उसकी रूह तक कब जा रही है। संजय रॉय एक इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है, और शैतानी खोपड़ी के पीछे कैसे उसने और उसके साथियों ने सबूत को मिटाने की कोशिश की, अस्पताल प्रशासन ने कैसे एक परिवार को अपनी बेटी से घंटों तक मिलने नहीं दिया, ये सारी चीजें एक साफ तौर पर किसी और तरफ इशारा कर रही हैं। और आपको ये भी बताएंगे कैसे एक राजनीतिक तौर पर एक रसूखदार को बचाने की कोशिश भी हो रही है। क्या है पूरी कहानी, चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे अहम सवाल कि क्या सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। एक लेडी डॉक्टर जो सेमिनार हॉल में बैठी थी, अचानक एक शख्स आता है, रेप करता है उसके साथ, उसका कत्ल कर देता है, और उसके बाद वही मेडिकल कॉलेज अपनी ही स्टूडेंट या वहाँ पर जो एक लड़की काम कर रही थी उसी की मौत हो जाने के बाद वो लोग रेनोवेशन का काम शुरू कर देते हैं, या यूँ कहें कि वो सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। आप अभी एक फुटेज देखिए, ये मैं आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रही हूँ। ये उसी मेडिकल कॉलेज की है, जो आरजी मेडिकल कॉलेज है उसी के अंदर की तस्वीर है। यहाँ पर आप देखेंगे सेमिनार हॉल करके लिखा हुआ है। ये वही सेमिनार हॉल है जिसके अंदर एक विभत्स वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन उसके 20 मीटर दूर ही, यानी कुछ दूर सामने ही एक चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर तोड़फोड़ चल रही है। आप देखेंगे कि ईंटें बिखरी हुई हैं, जो पूरी दीवार है उसको तोड़ दिया गया है, एक तरीके से ईंटों का चट्टा भी लगा हुआ है। और तो और जो सेमिनार हॉल है उसके बगल में एक बेंच पड़ा है, वहाँ पर कोलकाता पुलिस के जो सिपाही हैं वो भी मौजूद हैं। अब आप देखिए, कोलकाता पुलिस के सामने सेमिनार हॉल जहां पर क्राइम सीन है, जो पूरी तरीके से क्राइम सीन है जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया, और उसके सामने ही चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट है जिसका कई दिन से, जब से खबर आई है, कई बार जिक्र हो चुका है, उसी की दीवारों को तोड़ा जा रहा है। और जब छात्रों ने
आंदोलन किया, सवाल उठाए गए, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि कई दिन से रेनोवेशन का काम अटका था, हमने वो काम शुरू करवा दिया। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो हॉस्पिटल है, जो आरजी मेडिकल कॉलेज है, उस पर उठता है कि क्या इतनी बड़ी वारदात हो जाने के बाद आपके अस्पताल में आप ही की, जो आपके साथ काम कर रही थी, उसी लड़की के साथ ऐसी एक वारदात को अंजाम दिया गया और आप तुरंत उसके 2-3 दिन बाद ही रेनोवेशन का काम चालू करवा देते हैं। क्या आप कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट का, यानी वहाँ की दीवारों का, वहाँ के उस फर्श का भी कुछ लेना देना है इस रेप और इस हत्या की घटना से? और ये बहुत ही अहम सवाल है, बल्कि जो पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें ये चीज़ें रोक देनी चाहिए। ये एक बेसिक सी चीज़ होती है, एक बेसिक सी, कोई भी आप किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है क्राइम सीन आपका सही सलामत रहे, वरना जब ये केस आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो आपके पास सबूत ही नहीं रहेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोलकाता पुलिस की आंखों के सामने ही डिपार्टमेंट की जो दीवारें हैं वो तोड़ी जा रही हैं। बगल में सेमिनार रूम है जहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस वाले कुछ कह ही नहीं रहे। ये भी तब सामने आया जब आंदोलन किया बच्चों ने, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस पर नाराज़गी जताई, उन्होंने सवाल किए, तब जाकर ये चीज़ सामने आई। और सबूत मिटाने की बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जब ये वारदात हुई थी, जब वहाँ पर करीब 6 बजे के आसपास जो स्टूडेंट थी उसने जब लाश देखी थी कि जो डॉक्टर हैं उनकी लाश पड़ी हुई है, वो खून से लथपथ है, वो जाकर सबको बुलाकर लाती हैं, तब भी 3 घंटे तक जो फैमिली के लोग थे उनको वेट कराया गया, जिनका सबसे पहले हक बनता है अपनी बच्ची को देखने का, उनको 3 घंटे वेट कराया अस्पताल वालों ने। तो क्या हॉस्पिटल का इसमें कोई लिंक है? क्या हॉस्पिटल भी कोई इसमें आनाकानी कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से दीपक ने पहले बताया कि जो प्रिंसिपल हैं इस हॉस्पिटल के, उनको इस्तीफ़ा लिया जाता है, फिर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहीं और। बल्कि ये नहीं कहा जाता कि ठीक है आप इस्तीफ़ा दीजिए, तब तक आप स्टे पर रहेंगे, आप अपने घर पर रहिए, आपसे पूछताछ होगी, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद जब आपको क्लियरेंस मिल जाएगी तब आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन उनको पहले ही पोस्टिंग दे दी गई और पेरेंट्स को वेट कराया गया। साथ ही साथ जो पुलिस वाले हैं, जब उनको भी काफ़ी देर में इन्फॉर्म किया गया, और जब पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले जब लाश को देखते हैं तो बोलते हैं बड़ी ही सामान्य मौत है। आप ये बताइए सामान्य मौत कैसे हो सकती है? एक लड़की जिसकी आंखें जो हैं वो खून बह रहा है उसकी आंखों से, उसके होंठ से खून बह रहा है, पैर टूट गए हैं, उसकी एड़ी टूट गई है, और वो सामान्य मौत है। भला वो खुद को मौत के गले कैसे लगा सकती है? आप ये सोचिए, अगर सामान्य मौत होती तो कोई जख्म तक नहीं दिखते। ये जिस तरीके की मौत है, जैसे उसके साथ रेप किया गया, ये साफ तौर पर दिखा रहा है पुलिस का भी रवैया कि पुलिस ने इस केस को कितनी ढलवाही में लिया। और अब जैसी जैसी चीज़ें हो रही हैं, सेमिनार हॉल के सामने जो चीज़ें हो रही हैं, क्राइम सीन को छुपाया जा रहा है, तो ये इशारा कर रहा है कि हो ना हो सबूत तो मिटाए जा रहे हैं। जो डॉक्टर सवाल उठा रहे हैं, जैसे दीपक ने स्टार्टिंग में बोला, गैंग रेप की जो बातें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इस और इशारा तो नहीं कर रही। पुलिस वाले कहीं अपनी जो चीज़ें थी वो नाकामी है उसे छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा, क्योंकि कौन है कोई भी उस लाश को देखकर, अगर पुलिस वाला नहीं है, कोई आम सा एक इंसान भी है जो पुलिस से उसका लेना देना नहीं है, जो किसी ऐसी चीज़ों में लिप्त नहीं रहता, वो शख्स भी बोल देगा कि वो सामान्य मौत नहीं है। जब उसकी लाश, जिस तरह अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप जानेंगे कि उसमें क्या क्या आया, तो ऐसे में पुलिस वाले ऐसे कैसे कह देते हैं? पेरेंट्स को रोक दिया जाता है, आप जो डिपार्टमेंट है उसकी दीवारें तोड़वा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से इशारा हो रहा है कि कुछ हो ना हो हॉस्पिटल का कोई ना कोई लिंक तो इस पूरे केस में है। अब बात आती है उस शख्स की, उस आरोपी की जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है, संजय रॉय। और ये बताया जा रहा है कि ये एक अकेला, अभी तक पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि ये अकेला था और इसी लड़की के साथ रेप किया, उसकी हत्या की और उसको भरपूर टॉर्चर किया। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया टॉर्चर, जो बार बार यूज़ किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उसने बहुत यातनाएं दी। तो ऐसे में संजय ने ऐसा क्यों किया? अगर लड़की उसके वश में आ गई थी, अगर वो लड़की को मार रहा था, पीट रहा था, तो ऐसा उसके करने के पीछे क्या थी? तो इसके पीछे एक साइंस भी एक लॉजिक देता है, एक साइंस के पास भी इसके पीछे एक फैक्ट है। दरअसल वो एक तरीके का साइको भी था, क्योंकि आप अगर उसकी पुरानी हिस्ट्री जानेंगे तो उसकी जो 3 बीवियां थी, उसने 4 शादी की थी, जो आखिरी बीवी थी उसकी चौथी, वो कैंसर से मर गई। लेकिन जो 3 बीवियां थी उसकी पहले, उसको ये लगातार टॉर्चर करता था, यातनाएं देता था, उनको मारता पीटता था, और उन्होंने इसको लेकर पुलिस में कई बार कंप्लेन भी की थी। तो और इसी वजह से जो इसकी 3 बीवियां थी वो इसे छोड़कर भाग भी गई। तो इसके पीछे जो साइंस कहता है वो ये कहता है कि ये जो शख्स है ये पूरी तरीके से जानवर है, इससे लोगों को यातनाएं देना
अच्छा लगता है। जब भी किसी को टॉर्चर करता है उनकी चीखें निकलती हैं, जब वो चिल्लाते हैं तो इसे वो जब आवाज़ें हैं वो कानों में जब सुनाई देती हैं तो वो अच्छी लगती हैं। और वो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब पुलिस ने इसका फ़ोन देखा, जब सारी चीज़ें निकाली गई, जब इसका फ़ोन खंगाला गया तो उसमें से बहुत ही अश्लील वीडियोज़ मिले। ना सिर्फ अश्लील बल्कि जो बहुत ही हार्श होते हैं, जो ऐसे होते हैं जिन्हें कोई देख नहीं सकता, जिसमें हद से ज़्यादा टॉर्चर होता है, ऐसे वीडियोज़ इसके पास थे। और वो देखकर जब इसका आकलन किया गया, एक डॉक्टर के तहत जो डॉक्टर्स हैं उनसे पूछा गया, जब उनने इसका आकलन किया वो वीडियोज़ देख के, तो उन्होंने यही बताया कि मानसिक रूप से एक तरीके से पूरा साइको है। इसे अच्छा लगता है जब लोग परेशान होते हैं, जब लोग को परेशान होकर चिल्लाते हैं, चीखते हैं, टॉर्चर होता है। और इसीलिए ये अपनी बीवियों को भी मारता पीटता था। जब वो चीखती थी, चिल्लाती थी तो इसे मज़ा आता था। और यही चीज़ इसने लेडी डॉक्टर के साथ भी की उस रात सेमिनार हॉल में। पहले इसने रेप किया और फिर उसकी बड़ी ही बर्बरता से हत्या भी कर दी। और ये मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रही हूँ कि बर्बरता से की है, उसका जवाब भी आपको मिलेगा, क्योंकि जब आप जानेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या आया है और डॉक्टर ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या कह दिया है। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कल आ चुकी थी और हमने जो कल वीडियो शूट भी किया उसमें आपको बताया भी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चोट लगी है। लेकिन आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी हो सकती है कि ये जो संजय रॉय है ये बॉक्सर भी है और ट्रेन बॉक्सर है। मतलब एक आम बॉक्सर होते हैं और जो ट्रेनिंग लेके बाकायदा अच्छे बॉक्सर बन जाते हैं, तो उस किस्म का ये लड़का भी था। अब संजय रॉय की कहानी थोड़ी सी आपको हम कल बता चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई डॉक्टरों ने बहुत सारी चीज़ें पकड़ी हैं। मसलन ये कि 150 ग्राम लिक्विड मिला है लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट के अंदर। अब 150 ग्राम जो लिक्विड है उसे कहा जा रहा है कि हो सकता है ये सीमन हो और इस सीमन के तौर पर इसे टेस्ट के लिए भेजा जाना चाहिए। अब 150 ग्राम सीमन मिलना, आप समझ रहे हैं कि मुश्किल से एक आम इंसान का 5 ग्राम का सीमन होता है, लेकिन 150 ग्राम सीमन मिलने का साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि हो ना हो इसमें एक से कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया होगा। अब संजय रॉय फौरन ही गिरफ्तार होता है और गिरफ्तार होने के बाद तुरंत ही अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है। अब ये बात हजम नहीं हो पा रही है कि इतनी आसानी से पकड़ा भी जाता है। तुरंत इसकी गिरफ्तारी के बाद ये चीज़ें मान भी लेता है और कहता है कि मुझे फांसी दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपराध किया है। मेंटलिटी समझिए, क्या संजय रॉय किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है? हमारे पास ऐसी जानकारी है कि शायद अगर मैं आपको बताऊं तो YouTube हमारी वीडियोस पर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, लेकिन मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। जो लेडी डॉक्टर थी वो जिस पर लेटी थी उसकी टांगों को तोड़ दिया गया था, दोनों टांगों को तोड़ दिया गया था और एल शेप में टंगी हुई थी नीचे उसकी दोनों टांगें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बताना का मन भी नहीं करेगा और ऐसी चीज़ें बतानी भी नहीं चाहिए। आप इस क्रूरता को समझिए कि अगर जो शख्स टांगी तोड़कर वो बेहोश हो चुकी है उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पहले उसने रेप किया, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। वो सांस नहीं ले पा रही थी, तड़प रही थी, उसे लग रहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी उसे आकर बचा ले। जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। फिर हमें लगा कि एक अस्पताल के अंदर, कोई आम अस्पताल नहीं, या प्राइवेट अस्पताल नहीं जहाँ भीड़ नहीं होती है, आजकल तो प्राइवेट अस्पतालों में भीड़ होती है, एक सरकारी अस्पताल, वो भी एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पर अक्सर लोग आया जाया करते हैं। इसके बाद हमारे पास 7 ऐसे सवाल थे जो कोलकाता पुलिस को ध्यान से सुनने चाहिए और तमाम लोग जो इस केस को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि गड़बड़ कहाँ हुई है। क्योंकि मैं आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि सीबीआई जब इस पूरे केस को संभालने आई तो उन्होंने कौन सा रवैया अपनाया जो कोलकाता पुलिस से बिल्कुल अलग था। लेकिन सीबीआई पर सवाल उठना भी जायज़ है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बात करेंगे कि आज इस डिकोडिंग क्राइम में और ख़ास तौर पर क्राइम तक के अंदर ऐसे 7 सवाल जो कोलकाता पुलिस को झकझोर कर रख देंगे। उनसे पूछे जाने चाहिए ऐसे सवाल कि आपने क्या क्या चीज़ें की हैं। कोशिश करते हैं आपको ऐसे सवाल और ऐसी चीज़ें बताएं जो आपको किसी और चैनल पे ना सुनने और ना देखने को मिली होगी। सबसे पहला सवाल जो इस पूरे केस में खड़ा हो रहा है वो ये है कि देखिए, दरअसल इस कोलकाता रेप केस को लेकर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है।
हम ये नहीं कहते कि वो सही ऑडियो क्लिप है, लेकिन कोलकाता पुलिस को उस ऑडियो क्लिप की जांच करनी चाहिए। अगर वो सही है तो उन पर सवाल उठता है, और अगर वो ऑडियो क्लिप गलत है तो उसको फौरन रोक देना चाहिए, क्योंकि उससे कई भ्रामक जानकारियां सामने आ रही हैं। दरअसल एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, उसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ कि उसके अंदर एक इंटर्न है जो पोस्ट ग्रेजुएट छात्र से बातचीत कर रही है, और इस बातचीत में वो दावा कर रही है कि जो हत्या हुई है जूनियर डॉक्टर की सेमिनार रूम के अंदर, जो उसके साथ रेप हुआ है, उसमें एक दूसरे इंटर्न स्टूडेंट है उसका कनेक्शन है, और साथ ही एक राजनीतिक रसूख वाले शख्स, यानी कि जो इंटर्न है वो किसी राजनीतिक रसूख वाले शख्स का बेटा होगा, भाई होगा, कुछ रिलेशन है, उसका हाथ है, और साथ ही साथ हॉस्पिटल के कुछ अधिकारियों का भी उस पूरी वारदात में हाथ है। ये बातचीत है, ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। ये जो पूरी वायरल ऑडियो क्लिप है इसका दावा क्राइम तक नहीं करता, लेकिन यहाँ पर कोलकाता पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए और इस ऑडियो क्लिप का जो पूरा सच है वो सामने लाना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए कि कहीं किसी ने ऐसे ही ये केस चल रहा है तो आजकल सोशल मीडिया पे लोग बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, तो कहीं किसी ने ऐसे लोगों को गलत जानकारी देने के लिए फर्जी एक रिकॉर्डिंग तो नहीं कर दी। ये पुलिस को जाँच करना चाहिए, और अगर ये ऑडियो क्लिप सही साबित होती है तो आप खुद देखिए कि ये कोलकाता पुलिस पर कितना बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब जूनियर डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तब कई सारी की चीज़ें पता लगी कि उसकी गर्दन जो है वो पूरी तरीके से क्रैक थी, बायां पैर टूटा था, एड़ियाँ टूट गई थी, दाहिना हाथ की जो अनामिका उंगली है वो पूरी तरीके से एक जख्म से भर गई थी, टूट चुकी थी, कई जगह पर चोटें थी। लेकिन जब पुलिस वालों से इस बारे में पूछा गया तो पुलिस वालों ने क्लियर बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस वाले इस चीज़ में नहीं सामने बोल रहे हैं, ना मीडिया के सामने बोल रहे हैं, ना किसी को बता रहे हैं। कम से कम वो ये तो बता सकते थे कि क्या चीज़ है, जो लेडी डॉक्टर थी उसको कितनी चोटें लगी हैं, कैसे जख्म थे, जिससे सामने कुछ तो आगे पता लगे। पेरेंट्स को तो बताएं, बल्कि आपने पेरेंट्स को भी 3 घंटे वेट कराया, उसके बाद आपने उसे सामान्य मौत बता दिया। तो ऐसे में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जब डॉक्टर्स ने खुद वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया को दी, कई जगह पर पहुंची, तब जाके ये चीज़ें सामने आई, वरना अब तक तो पुलिस बहुत कुछ छुपा रही थी। पुलिस ने ये तक नहीं बताया कि जो लेडी डॉक्टर है उसकी कॉलर बोन होती है या पेल्विक बोन होती है वो टूटी है कि नहीं टूटी है, और अगर टूटी हैं तो फिर किस तरह से जो संजय रॉय है उसने अकेले ये सब चीज़ें कैसे की, कैसे इतनी चोटें पहुंचाई। और तीसरा एक और सबसे अहम सवाल, देखिए जो सेमिनार हॉल है जिसकी आपने फुटेज देखी, मैंने आपको दिखाई, ये सेमिनार हॉल है, इसके बगल चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट है, और थोड़ी सी दूर पर ही एक नर्सिंग का डिपार्टमेंट भी बना हुआ है, नर्सिंग स्टेशन जिसे बोलते हैं। और जब रात को, क्योंकि हॉस्पिटल है, आप एक इमेजिन करिए, अगर आप में से बहुत से लोग हॉस्पिटल गए होंगे, कभी किसी काम से, कभी किसी रिलेटिव के लिए, कभी कुछ दवाइयाँ लेने ही, तो वहाँ पर ना शांति रहती है। हॉस्पिटल में कभी इतना हो हल्ला नहीं होता, शोर शराबा नहीं होता, तो अगर कोई कुछ बोलता है तो आपको सुनाई देगा, और वो लड़की चीख रही होगी। जैसी वहाँ पर सिचुएशन है, आप एक बार सोचिए, सेमिनार रूम है, हाँ बड़ा होता है, लेकिन वहीं पे पास में एक नर्सिंग स्टेशन है, इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होगा, वो उठकर भागने की कोशिश भी कर रही होगी, कुर्सियाँ रखी होंगी तो वो गिर रही होंगी, कितना कुछ होगा, लेकिन क्या नर्सिंग स्टेशन के पास जो लोग मौजूद थे उनको आवाज़ नहीं आई? आसपास से जो लोग गुजर रहे थे, क्या उनको ज़रा भी आवाज़ नहीं आई? तो ये भी एक चीज़ है कि हॉस्पिटल में जितने लोग उस वक्त मौजूद थे वो देखे जाएँ, उनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो पुलिस ने सिर्फ एक CCTV दिखाया या बताया कि कहा कि संजय रॉय को हमने CCTV में देखा। बाकायदा उन्होंने जो हॉस्पिटल है उसके सारे CCTV फुटेज जो हैं वो चेक नहीं की। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस ने ऐसा रवैया क्यों दिखाया, क्या वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और इसमें ये तो सबसे अहम सवाल है कि जब लड़की सेमिनार हॉल के अंदर थी, वो जो डॉक्टर, और जब संजय रॉय अंदर जाता है, अगर वो एक ही शख्स था तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश ज़रूर कर रही होगी, चिल्लाई होगी, चीखी होगी, बहुत ज़ोर से चिल्लाई होगी, और हॉस्पिटल में इतनी आवाज़ नहीं होती है, तो क्या किसी को भी सुनाई नहीं दिया? आसपास से उस वक्त कोई नहीं गुजरा, नर्सिंग स्टेशन पर क्या कोई मौजूद नहीं था? और अगर मौजूद नहीं था तो फिर ऐसा क्यों है? अब तमाम तरीके के और भी सवाल हैं, हम 7 सवाल बताएंगे, जिसमें से मैंने आपको 3 सवाल बताए हैं। आगे के सवाल भी आप सुनिए जो कोलकाता पुलिस पर खड़े होते हैं। देखिए, एक सवाल जो वनिता से थोड़ी सी छूट गई, मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने चोट का जिक्र ज़रूर किया वनिता ने, लेकिन पुलिस से एक गलती ये हुई कि वो ये चीज़ नहीं बता पाए कि भैया चोट कैसे लग गई, हाथ से मारा, रॉड से मारा या उठा के पटका। इसके बारे में कोलकाता पुलिस से सवाल जब पूछा गया तो सुन पड़ जाते हैं। भैया चोट लगी होगी तो किसी सी चीज़ से चोट लगी, कि हाथ में इतनी ताकत थी कि उसको दबाया तो उसे चोट लगी, रॉड से मारा, ईंट से मारा, कैसे मारा, और ये चोट कितनी गहरी है
इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। चोट लगी है, हाथ टूटा है। अब हाथ में मान लीजिए कोई चीज़ आप कोर्ट में जब पेश करते हैं, बताते हैं कि जनाब देखिए इसको इतनी ज़ोर से मारा गया इसलिए इसके हाथ जो पसलियाँ हैं चकनाचूर हो गई हैं। इसके बारे में कोई सामने चीज़ें नहीं आई हैं। अगर उसने अपने हाथ से भी मारा संजय रॉय ने, क्या संजय रॉय के हाथ को चेक किया गया कि क्या उसके हाथ में कोई चोट है या नहीं है, या उसने किसी और हथियार का इस्तेमाल किया? अगर हथियार का इस्तेमाल किया है तो वो क्राइम सीन पर कहाँ है, किधर है, और खुद उसके हाथ में चोट नहीं आई होगी जब उसने ये सारी चीज़ें की होंगी? ये तमाम सवाल कोलकाता पुलिस से पूछने चाहिए। और यहाँ तक कि कहा गया कि संजय रॉय पहले उसने लड़की के मुंह में रुमाल ठूसा और जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो अभी भी पूछा जा रहा है कि जो रुमाल है वो कहाँ है? ना पहले आपके पास हथियार था, ना आप संजय रॉय के शरीर पे कुछ चोट का निशान देख पाए। तो ये सारी चीजें घूम फिर कर कोलकाता पुलिस को लपेटे में ले रही हैं और उनसे लोग समझना चाह रहे हैं, पूछना भी चाह रहे हैं। पांचवा सवाल और जो सबसे अहम सवाल है कि देखिए जो महिला है वो एक महिला तो है लेकिन वो डॉक्टर भी हैं, और किसी एक शख्स का काबू पाना उस महिला डॉक्टर के लिए आसान नहीं होगा। तो ऐसे में जिस तरीके से क्रूरता दिखाई गई है, पीटा गया है, मारा गया है, और बाहर के किसी लोगों को पता ना चल पाना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। तो फिर से पांचवा सवाल जो सबसे अहम सवाल है, कोई एक शख्स नहीं हो सकता है इस पूरे केस में जिसमें उस महिला के साथ रेप करने की कोशिश की हो। छठा सवाल जो हम सब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हम जानते हैं संजय रॉय और अस्पताल का एक कोई अच्छा कनेक्शन है। हम कनेक्शन ऐसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दारू के नशे में आप एक अस्पताल के अंदर जाते हैं, वहाँ से साठगांठ करते हैं। जो जानकारी हमारे पास है, उसने पहले भी कई मरीजों को भर्ती करवाया है। सेटिंग देखिए एक अपराधी की, और एक अस्पताल के अंदर, एक सरकारी अस्पताल के अंदर जहाँ पे एक एक बेड के लिए जूझना पड़ता है, वहाँ पर वो आसानी से बेड दिलवाता है और उसे नशे की हालत में पूरे अस्पताल में घूमने का मौका दिया जाता है। ये रुतबा है उस संजय रॉय का, उस अस्पताल के अंदर किसी बड़े अधिकारी की तरह घूमता है, सेमिनार हॉल के अंदर जाके चेक करता है और वहां पे महिला का रेप कर देता है, मर्डर कर देता है, फिर भी अस्पताल प्रशासन उसे बचाने की कोशिश करता है। तो सवाल ये, अस्पताल प्रशासन फिर भी किसी ने उसे रोकने टोकने की कोशिश क्यों नहीं की? सातवां सवाल कोलकाता पुलिस खुद से। दरअसल कोलकाता पुलिस का एक कालीघाट स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे आज से लगभग 2 साल पहले एक प्रेग्नेंट महिला आकर कहती है कि संजय रॉय मेरे साथ मारपिटाई करता है, आप उन पर कार्रवाई कीजिए। अब वही शख्स क्योंकि कोलकाता पुलिस के साथ काम करता है, कोलकाता पुलिस ने तब से लेकर आज हम जहाँ पे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं अब तक क्या एक्शन लिया ये बताए। क्योंकि एक महिला आकर कहती है कि मेरे साथ मारपिटाई होती है, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करते हुए कोलकाता पुलिस उसकी बाकायदा ड्यूटी लगा देती है एक ऐसे सरकारी अस्पताल में, और एक ऐसी जगह जहां पर अक्सर माएँ अपने बच्चों को जन्म देती हैं, एक वैसी जगह पर जहां पर कई जिंदगियां पनपती हैं, एक वैसी जगह पर जहां पर कई लोग भगवान के आस करते हैं कि डॉक्टर उन्हें बचा लेंगे, और वहीं पर उसी डॉक्टर की हत्या करने वाला संजय रॉय हत्या करने के बाद, रेप करने के बाद जाकर पुलिस के बैरक में सो जाता है बिना किसी डर और खौफ के। उसे लग रहा था कि मैं तो पुलिस वाला हूं, मुझे कौन रोकेगा, मुझे मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। अब जब कोलकाता हाई कोर्ट तक ये मैटर जाता है, उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट सीबीआई को मैटर सौंपती है, और सीबीआई बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से आती है, अपने साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को लेकर आती है। कोलकाता पुलिस से डायरी मांगती, केस डायरी इसलिए अहम होती है कि मान लीजिए जब कोई भी कंप्लेंट करता है तो एक पुलिस वाला आता है और नोट डाउन करता है डायरी में, पता लगाने की कोशिश करता है कि पहली चीजें किसने क्या देखी, उस डायरी को मंगाया जा रहा है। सीबीआई बिल्कुल एक नए सिरे से उस कमरे की जांच कर रही है। अब हमारी जो सरकारी अस्पताल का जो प्रशासन है उसने तो बगल वाला कमरा ही तोड़वा दिया, यहाँ तक कि एक सीसीटीवी फुटेज के नाम पे एक छोटा सा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है संजय रॉय। इसके अलावा क्या पता कोलकाता पुलिस ने अंदर छुपाने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा। फिलहाल सीबीआई जांच पे लग चुकी है और सीबीआई ने पूरा केस अपने अंडर ले लिया है। सीबीआई जांच तो कर ही रही है अपने डॉक्टरों के साथ, वो भी दिल्ली की टीम के साथ। एक फॉरेंसिक की टीम को भी वो लेके गई है जो एक अलग तरीके से हर कोने से छोटे से छोटा कोना वो छोड़ना नहीं चाहती है और वहां से सैंपल कलेक्ट करना चाहती है। यहां तक आपको लग रहा होगा कि सीबीआई के हाथ में जो मैटर गया बिल्कुल ठीक ठाक गया, लेकिन हम सीबीआई से भी सवाल पूछेंगे। सीबीआई से सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है कि हम ही जानना चाहेंगे सीबीआई
जाहिर सी बात है, सीबीआई एक प्रीमियम एजेंसी है, जिस तरीके से काम उसका करने का तरीका है और कोलकाता पुलिस से तो बहुत ही बेहतर तरीका है, क्योंकि कोलकाता पुलिस जिस तरीके से मटिया पेंट करने में जुटी हुई थी, उससे अच्छा सीबीआई जो ये काम कर रही है। लेकिन सीबीआई की अगर आप पन्ने पलटेंगे, पुराने पन्ने पलटेंगे, तो आपको पता लगेगा कि सीबीआई भी कोई दूध की धुली नहीं है। उसके बाद तमाम बड़े बड़े केसेस हैं, लेकिन केसेस ऐसे हैं कि वो 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल तक पेंडिंग ही रह जाते हैं। एक छोटी सी एजेंसी और उस पर पूरे देश के कई बड़े बड़े केसेस उस पर लाद दिए गए हैं और वो ऐसे लादे ऐसे गए हैं कि उसे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। सुशांत केस ले लीजिए और ऋषि मर्डर केस ले लीजिए और तमाम जितनी भी बड़े बड़े आप केसेस आपकी जुबान पे आएंगे, और अगर जो केस सीबीआई के हाथ पे गया है उस केस का अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। और ये केस भी आज हम बात करें, कल बात करें, लोगों को याद भी है, 1 महीने बाद किसी को याद नहीं रहेगा। और सीबीआई इस केस को कैसे दबाती है ईबी, और इस केस को कैसे आगे लेके भी जाती है। अगर उस केस को रफा दफा करने की कोशिश करेगी और सालों साल खींचेगी तो बात अलग है, लेकिन अगर सीबीआई तत्पर दिखाए और फौरन जितने भी सबूत हैं उसको इकट्ठा कर फौरन ये बता पाए कि इस केस में असल में क्या रेप हुआ या गैंग रेप हुआ, क्योंकि सीबीआई के अफसर इस केस को एज एन गैंग रेप की तरह देखना और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इस पूरे वारदात में कोलकाता पुलिस ने एक शख्स को पकड़कर पूरे केस को कहीं दबाने की कोशिश तो नहीं की है या किसी बड़े रसूखदार को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। सीबीआई का पहला मकसद यही होगा। लेकिन सीबीआई की पिछली हिस्ट्री हम सबको बताए तो इस पे भी डाउट है कि वो इस केस को कितना आगे लेके जाएंगे और किस तरीके की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस केस में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम क्राइम तक आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।